ओके, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो था कि हमारे पास अगर कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सेकंड ऑर्डर की, तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2। c1 c2 क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इनको हम फाइंड कर सकते हैं इनिशियल कंडीशंस को यूज करते हुए। इनिशियल कंडीशंस का मैंने बता दिया था कि सेम वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर एक हम फंक्शन की वैल्यू लेते हैं और एक उसके डेरिवेटिव की वैल्यू, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ये तीन मिलकर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बनाते हैं और हमारे ये दोनों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के जरिए सॉल्व हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, वो ये कि अगर दो सॉल्यूशन हमारे इस तरह के हैं कि डिपेंडेंट सॉल्यूशन है, इंडिपेंडेंट नहीं है, एक सॉल्यूशन डिपेंड कर रहा है दूसरे के ऊपर, यानी कि y2 जो है ये है k टाइम्स ऑफ y1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, k cos x बन जाएगा। तो y1 डिवाइडेड बाई y2 या y2 डिवाइडेड बाई 1, ये क्या आंसर आएगा, एक कांस्टेंट नंबर। जब हमारे पास हम दो सॉल्यूशन निकालते हैं अपनी ODE के y1 और y2, और अगर उन दोनों को हम डिवाइड करें और कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए, तो इसका क्या मतलब होगा कि डिपेंडेंट सॉल्यूशन है ये, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं है, हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक ही बन रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि हमें एक ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करना है जो कि इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो। ये मैंने दोबारा इस वजह से रिपीट किया है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आगे जो ODE का सेक्शन 2 हमने स्टडी करना उसके अंदर भी ये चीज़ इस्तेमाल होगी, इस वजह से मैंने इसको डिस्कस किया है। जो हमारा आज टॉपिक स्टार्ट होना था वो है लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। अब मैंने ये कहा कि दो सॉल्यूशन जो हैं वो अगर लीनियरली वो फंक्शन अगर डिपेंडेंट हैं तो हमारा जो है ना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दो के बजाय एक ही रह जाएगा, हमारा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस पता कैसे चले कि कोई से दो फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये कैसे पता चलेगा हमें, इसको देखते हैं। दीज कॉन्सेप्ट्स यानी कि लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस आर बेसिक टू स्टडी द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अ सेट ऑफ फंक्शंस, हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस है, f1x, f2x, fnx, इज सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। ये फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे किसी इंटरवल i में। i का क्या मतलब है कि x की कोई डोमेन दी हुई है, ठीक है, उस डोमेन के अंदर ये सारे के सारे फंक्शंस डिफाइंड हैं। इफ देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट c1 c2 cn नॉट ऑल जीरो such that c1 times f1 of x plus c2 times f2 of x plus so on up to cn fn of x is equal to 0। अब ये जो हमारा फंक्शन है, देखो हमने ये बताया कि हमारे ये n फंक्शन है और n कांस्टेंट है जो कि इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं फंक्शंस के साथ। अब अगर ये जो समेशन है हमारा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर पूरा समेशन दिया हुआ है, अगर ये 0 आ जाए एक चीज, दूसरी चीज ये जो कांस्टेंट है c1 c2 से लेकर cn तक, ये सारे के सारे 0 नहीं है, इनमें से एट लीस्ट एक सी ऐसा होगा। क्या कह रहे हो? स्क्रीनशॉट नहीं आ रही, सॉरी। हाँ जी, ओके है। अब आई थिंक हो रही है स्क्रीन शेयर। ओके, तो दोबारा से मैं इसको बताऊंगा कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन, वो क्या होता है, y इज इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2। और ये जो y1 और y2 दो सॉल्यूशन है हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के, अगर तो इस तरह हो कि आपका y1 आया और y2 आया,
और y1 डिवाइडेड बाई y2 या y2 डिवाइडेड बाई y1 ये एक कांस्टेंट नंबर आ जाए हमारे पास, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा एक सॉल्यूशन दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किस तरह कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा y2 है ना, y2 इज इक्वल टू के y1 क्या है? cos x। तो ये देखो k और ये cos x क्या है? y1। तो y2 इज इक्वल टू के y1। जब इस तरह की कंडीशन हो कि एक फंक्शन जो है दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल हो, तो इसका मतलब है कि हमारे जो सॉल्यूशन है वो डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और जब डिपेंडेंट सॉल्यूशन हो, ये हम लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था हमने ये सारा का सारा, कि जब डिपेंडेंट सॉल्यूशन हो तो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है ना वो 2 के बजाय 1 रह जाता है। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर कितनी वैल्यूज दी हुई होती हैं? 2। ठीक है, 2 इनिशियल वैल्यूज दी हुई होती हैं हमें। तो कांस्टेंट कितना रहेगा? 1। तो इसका क्या मतलब है कि ये तो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, 2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए थे, लेकिन अगर सॉल्यूशन डिपेंडेंट है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही 1 रह जाता है 2 के बजाय। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि सॉल्यूशन जो है y1 और y2 ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इसका कैसे पता चले कि हमारे फंक्शंस हैं वो डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट है, ये कैसे पता चले? इसको सीखने के लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं f1 ऑफ x, f2 ऑफ x, fn ऑफ x, n फंक्शंस हैं हमारे पास। और इसी तरह हमारे पास n कांस्टेंट है, c1 c2 से लेकर cn तक। अब c1 मल्टीप्लाइड बाई f1x ये आ गया, प्लस c2 डिवाइडेड बाई f2x ये आ गया, प्लस सो ऑन अप टू cn मल्टीप्लाइड बाई fn ऑफ x ये आ गया। अगर इस सारे को सॉल्व करके आंसर हमारा 0 आ जाता है, एक कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर 0 आए, और दूसरी कंडीशन ये सारे के सारे कांस्टेंट जो हैं c1 से लेकर cn तक ये सारे के सारे 0 नहीं है, इसमें से एट लीस्ट एक c ऐसा होगा जो कि नॉन जीरो होगा, जो कि नॉन जीरो होगा, कोई नंबर होगा 1 -2 वट एवर, कोई भी नंबर होगा, लेकिन सारे के सारे c 0 नहीं होंगे। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, इसका क्या मतलब है कि ये इफ द सेट ऑफ फंक्शंस इज नॉट लीनियरली डिपेंडेंट इंटरवल इट इज सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। और ये वाली जो है ये क्या है? ये लीनियरली डिपेंडेंट की कंडीशन है। अगर सारे के सारे c 0 नहीं है और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आंसर 0 आ जाता है, तो हमारे पास ये फंक्शन क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर हमारे पास ये आ तो 0 रहा है, लेकिन किस वजह से 0 आ रहा है कि c1 से लेकर cn तक सारे के सारे 0 हैं, तो भी तो 0 आएगा ना। लेकिन उस केस में क्या होगा? अगर सारे के सारे कांस्टेंट जो है ये 0 हैं, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा ये। अब इन अदर वर्ड्स अ सेट ऑफ फंक्शंस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा? जब ये सारे का सारा एक्सप्रेशन 0 आ रहा हो, और 0 आने की वजह ये है कि सारे के सारे c जो है वो 0 हैं, तो फंक्शन क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट का फर्क क्या है कि दोनों के अंदर डिपेंडेंट में भी और इंडिपेंडेंट में भी ये जो हमारा एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड पर, इसका आंसर 0 आएगा दोनों केसेस में, बेशक डिपेंडेंट हो बेशक इंडिपेंडेंट हो। लेकिन अगर ये 0 इस वजह से आ रहा है कि सारे के सारे कांस्टेंट 0 थे, तो ये हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन लीनियरली डिपेंडेंट के केस में एट लीस्ट एक कांस्टेंट ऐसा होगा जो कि नॉन जीरो होगा। अच्छा, अब इसको हम समझने के लिए इस केस को सिंपल कर लेते हैं। अभी तो हमने ये n फंक्शंस लिए थे ना, हम कोई से 2 फंक्शन ले लेते हैं, f1 ऑफ x एंड f2 ऑफ x। सिर्फ 2 फंक्शन को लेते हुए हम जो है ना लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट देखते हैं किस तरह बनता है। इफ द फंक्शंस आर लीनियरली डिपेंडेंट on an interval, then there exist constant c1 and c2 that are not both 0। दोनों के दोनों 0 नहीं होंगे, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट हम कह रहे हैं फंक्शंस को।
ये f1 ऑफ x और f2 ऑफ x लीनियरली डिपेंडेंट होंगे अगर इनका ये वाला जो समेशन है ये जीरो आ जाए और दोनों के दोनों यानी कि c1 और c2 दोनों के दोनों जीरो नहीं है, तो ये हमारा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। Therefore, अब दोनों के दोनों जीरो नहीं है, C2 या तो C2 जीरो नहीं है या एटलीस्ट C1 जीरो नहीं है, कोई एक इनमें से ऐसा है जो कि नॉन जीरो है। हम ये सपोज कर लेते हैं कि C1 नॉन जीरो है, C2 हो सकता है जीरो हो लेकिन C1 जीरो नहीं है। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि C1 अगर जीरो नहीं है, C1 अगर जीरो नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि f1 ऑफ x, ये इस वाले टर्म को इधर ही रखते हैं, ये जो c2 f2 ऑफ x है इसको हम दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं। ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी माइनस c2 f2 ऑफ x और c1 से दोनों साइड पर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा f1 ऑफ x इज इक्वल टू माइनस c2 ओवर c1 f2 ऑफ x और इनको डिवाइड करके जो हमारे पास नंबर आएगा वो हम कह देते हैं कि k है। ठीक है, तो अब ये देखो कि f1 ऑफ x इज k टाइम्स f2 ऑफ x, तो ये क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट, यानी एक फंक्शन जो है वो दूसरे का k टाइम्स है। ठीक हो गया, तो ये देख लो कि हमारी एजम्पशन हम क्या लेकर चले थे कि कांस्टेंट्स में से एटलीस्ट एक कांस्टेंट ऐसा है जो कि नॉन जीरो है। अगर हमने उसको नॉन जीरो लिया है तो हमारा क्या हुआ रिजल्ट कि एक फंक्शन दूसरे का k टाइम्स बन रहा है। तो ये क्या हो गया कि एक फंक्शन दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसी तरह अगर दो फंक्शन हैं आर लीनियरली डिपेंडेंट देन वन इज सिंपली अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द अदर। तो ये कन्वर्स कंडीशन है जो हमने ये प्रूव किया है ना, यहां पर हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि हमने ये कहा कि f1 और f2 ऑफ x हैं दो फंक्शन और उनका समेशन जो है ना वो जीरो आ रहा है और इन दोनों में से कोई एक कांस्टेंट ऐसा है जो कि नॉन जीरो है। हमने ये एज्यूम किया कि जो पहला कांस्टेंट है c1 ये नॉन जीरो है। जब हम इसको नॉन जीरो लेंगे ना तो क्या होगा कि एक फंक्शन दूसरे का k टाइम्स बन जाएगा, कांस्टेंट टाइम्स दूसरे का फंक्शन। तो ये क्या हो गया कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अब हम क्या करते हैं, कन्वर्स चलते हैं। हम ये सपोज कर लेते हैं कि एक फंक्शन जो है ना दूसरे का k टाइम्स है, या c2 कह लो उसको k को, एक फंक्शन दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल है। अब हमने क्या किया है कि ये वाली कंडीशन ली है हमने, ये वाली, ठीक है। देन अब ये जो हमारे पास f1 ऑफ x है इसको दूसरी तरफ लेकर जाओ इक्वेशन के, तो क्या बन जाएगा माइनस 1 f1 ऑफ x प्लस c2 f2 ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर से क्या हुआ कि ये वाला जो कांस्टेंट है देखो ये नॉन जीरो है, c2 अगर जीरो भी है लेकिन ये क्या है नॉन जीरो। यहां पर हम उलट चले हैं कि यहां पर हमने क्या किया था कि कांस्टेंट नॉन जीरो लेकर ये प्रूव किया था कि हमारा एक फंक्शन दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम ये लेकर चल रहे हैं कि एक फंक्शन दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल है, तो प्रूव क्या किया कि एटलीस्ट एक कांस्टेंट ऐसा है जो कि नॉन जीरो है। Hence, the functions are linearly dependent since at least one of the constants, namely c1 is equal to -1, ये वाला is not zero. We conclude that two functions are linearly independent when neither is a constant multiple of the other. यानी जब एक फंक्शन दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है तो वो कौन से होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। For example, the function f1 of x is equal to sin 2x and f2 of x is equal to sin x cos x are linearly dependent throughout. ये हमेशा linearly dependent रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो sin 2x है, sin 2x ये क्या होता है 2 sin x cos x। अब यहां से 2 आ गया, sin x cos x क्या है f2 ऑफ x है और sin 2x क्या है f1 ऑफ x। तो क्या हो गया f1 ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स f2 ऑफ x। तो
एक फंक्शन दूसरे का कांस्टेंट मल्टीपल है। ठीक है, ये कौन सी एग्जांपल हो गई हमारी, ये हो गई हमारी लीनियरली डिपेंडेंट की, कि एक फंक्शन दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये एग्जांपल दी है, ये देखो यहाँ पे हमने कोई C1 C2 के यूज नहीं किए, बल्कि हमने यहाँ पे बाकायदा फंक्शन यूज किए हैं। On the other hand, the function f1 of x is equal to x and f2 of x is equal to modulus of x, यानी अगर x बेशक माइनस हो लेकिन ये क्या होगा, प्लस होगा हमेशा। f1 अगर नेगेटिव है लेकिन f2 क्या रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, कांस्टेंट मल्टीपल नहीं रहा ये एक दूसरे का। तो ये कौन से हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट की एग्जांपल आ गई है। अब हमारे पास एग्जाम्पल 5 है जो ना, और एग्जाम्पल 6 है, हम इनको सॉल्व करते हैं। अच्छा, cos x एंड sin x इन एग्जाम्पल 4, ये एग्जाम्पल 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्म अ बेसिस ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द ODE y डबल प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिकॉज देयर कोशेंट इज कोटेंजेंट x विच इज नॉट कांस्टेंट। हमने अभी जब लेक्चर स्टार्ट किया था हमने क्या कहा था कि पहला सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय दूसरा सॉल्यूशन, अगर तो ये हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर आ जाता है तो ये क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन यहाँ पर देखो कि पहले को दूसरे से डिवाइड कर दो या दूसरे को पहले से डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या आता है, कांस्टेंट नहीं आता। इसका क्या मतलब है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जब लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हो तो जनरल सॉल्यूशन किस तरह लिखा जाता है, y इज इक्वल टू C1 पहला सॉल्यूशन प्लस C2 दूसरा सॉल्यूशन। और उसी एग्जाम्पल 4 के अंदर हमने ये भी देखा था कि C1 और C2 की जो हमने वैल्यूज फाइंड की थी इनिशियल कंडीशंस को यूज करते हुए, तो हमारे पास ये आया था C1 3 और C2 हमारे पास क्या आया था -0.5, और ये क्या था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अच्छा, इस एग्जाम्पल 5 को ये देखो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। फ्रॉम एग्जाम्पल 4 वी नो दैट sin x एंड cos x फॉर्म अ basis of ODE y डबल प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0 बिकॉज y1 ओवर y2 क्या बनेगा, sin x ओवर cos x इज इक्वल टू टेंजेंट x विच इज नॉट अ कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि जब y1 या डिवाइडेड बाय y2 या y2 डिवाइडेड बाय y1 कांस्टेंट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि हमारे दोनों फंक्शन क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक जो फंक्शन जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो फिर इस तरह की केस में जनरल सॉल्यूशन किस तरह लिखा जाता है, y इज इक्वल टू C1 ऑफ x प्लस C2 ऑफ y2। ये y1 हमारा cos x है, y2 हमारा sin x है। उसके बाद इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद ये हमारी है एग्जांपल नंबर 6, वेरीफाई बाय सब्स्टिट्यूशन दैट y1 इज इक्वल टू e टू द पावर x एंड y2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x आर सॉल्यूशंस टू द ODE। ये कैपिटल y, ये स्मॉल y होना था। y डबल प्राइम माइनस y इज इक्वल टू 0। हमने ये साबित करना है कि ये और ये इस ODE के सॉल्यूशन है। किस तरह करेंगे वो हम ऑलरेडी पहले कराए हैं, अभी इसको सॉल्व करते हैं तब भी दिखा देंगे। उसके बाद जब हमने ये साबित कर दिया कि ये भी सॉल्यूशन है ये भी सॉल्यूशन है, तो फिर हमें क्या करना है, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये देखो किस तरह करते हैं। हमने क्या कहा कि y1 इज इक्वल टू e टू द पावर x जो है ये क्या है, सॉल्यूशन है हमारी ODE का। ठीक है, और ये क्या कहा कि y2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x, ये भी सॉल्यूशन है हमारी ODE का। और ODE क्या है, y डबल प्राइम माइनस y इज इक्वल टू 0। अब हम पहले सॉल्यूशन को लेकर चलते हैं, y1 इज इक्वल टू e टू द पावर x। इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, y1 प्राइम इज इक्वल टू e टू द पावर x। और डबल डेरिवेटिव क्या होगा, y1 डबल प्राइम इज इक्वल टू e टू द पावर x। अब क्या करो कि ये y डबल प्राइम की जगह y डबल प्राइम की वैल्यू पुट कर देंगे और y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे। चल किस तरह है कि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है, इज इक्वल टू y डबल प्राइम माइनस y डबल प्राइम की वैल्यू e टू द पावर x ये आ गई, माइनस ये आ गया, y क्या है e टू द पावर x ये आ गया, दोनों कैंसिल हो गए, 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये देखो राइट हैंड साइड बन गई हमारी। इसका क्या मतलब हुआ कि y1 इज इक्वल टू e टू द पावर x क्या है, इस ODE का सॉल्यूशन है। उसके बाद y2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x, ये पहला डेरिवेटिव आ गया और ये दूसरा डेरिवेटिव आ गया। लेफ्ट हैंड साइड ODE की क्या है, y डबल प्राइम माइनस y डबल प्राइम हमारे पास क्या है, e टू द पावर माइनस x ये आ गया, माइनस ये आ गया, y हमारा क्या था e टू द पावर माइनस x
ये आ गया, दोनों कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 0 क्या बन गया, राइट हैंड साइड। तो इसमें क्या मतलब हुआ कि हमारा जो ये है y2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स, ये भी क्या है, सॉल्यूशन है हमारी इस ODE का। उसके बाद y1 एंड y2 आर सॉल्यूशन ऑफ ODE। अब हम क्या करते हैं कि y1 डिवाइडेड बाई y2 करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, e टू द पावर x डिवाइडेड बाई e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर 2x विच इज नॉट कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि e टू द पावर x एंड e टू द पावर माइनस एक्स फॉर्म अ बेसिस फॉर ऑल x। बेसिस का क्या मतलब है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। जब लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन आ जाए हमारे पास तो सॉल्यूशन किस तरह होता है, c1 इंटू फर्स्ट सोल्यूशन प्लस c2 इंटू सेकेंड सोल्यूशन। फर्स्ट सोल्यूशन क्या है, e टू द पावर x, सेकेंड क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो y का डेरिवेटिव y प्राइम, c1 इंटू द e टू द x का क्या होगा, c1 e टू द x, c2 e टू द पावर माइनस एक्स का क्या डेरिवेटिव होगा, c2 e टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस वन, वो माइनस किससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस से, तो क्या बन जाएगा, माइनस। ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। अब हमने y भी निकाल लिया और y प्राइम भी निकाल लिया। अब y और y प्राइम इनकी इनिशियल कंडीशन देखो गिवन है हमें, ये y वाली कंडीशन और y प्राइम वाली कंडीशन। और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर मैंने एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या बताई थी कि ये जो हमारा x होता है ये दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। अगर ये डेरिवेटिव के केस में यहाँ पर 0 है तो विदाउट डेरिवेटिव के केस में भी 0 ही होना चाहिए, ठीक है। अब y एट 0 इज इक्वल टू 6, y प्राइम एट 0 इज इक्वल टू -2। इस कंडीशन को यूज करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर पुट करेंगे। अब y0 क्या है, 6 है, तो c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा हमारे पास। क्यों, x क्या है, 0, तो ये देखो x जब 0 होगा तो e रेज़ टू पावर 0 1 इंटू c1, ये क्या बन गई, c1। इसी तरह e टू द पावर -0 1 इंटू c2, तो c1 प्लस c2, ये देखो c1 प्लस c2, और y क्या है, 6, ये आ गया। इसी तरह y प्राइम एट 0 इज इक्वल टू -2, ये भी हम जो हमने डेरिवेटिव निकाला था ये वाला, इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास c1 माइनस c2 इज इक्वल टू -2। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास c1 2 आ जाता है और c2 4 आ जाता है। ये c1 और c2 की जो वैल्यूज आई हैं इनको हम अपने जनरल सॉल्यूशन के अंदर पुट कर देते हैं, जनरल सॉल्यूशन के अंदर इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 e टू द पावर x प्लस 4 e टू द पावर माइनस x। ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया। उसके बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी जो सेकंड ऑर्डर ODE होती है ना, उसके अंदर एक सॉल्यूशन हमें ऑलरेडी पता होता है। सॉल्यूशन तो दो आते हैं ना, y1 और y2, फिर हम चेक करते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन बना लेते हैं, और अगर इनिशियल वैल्यूज गिवन हो तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बना लेते हैं। अब ये जो हमारे पास सॉल्यूशन निकालने होते हैं y1 और y2, इसमें से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि y1 हमें इक्वेशन देखकर अंदाजा हो जाता है कि y1 ये है, y2 फिर हम किस तरह निकालते हैं, उसको हम निकालते हैं रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से। किस तरह होता है इसको देखते हैं अब हम। It happens quite often that one solution can be found by inspection or in some other way. इंस्पेक्शन यानी इक्वेशन को देखकर अंदाजा हो जाता है कि यार ये वाला भी सॉल्यूशन है इसका। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा हम कोई और मेथड यूज कर लेते हैं ODE को सॉल्व करने का, सिंपल मेथड, उससे हमें पता चल जाता है कि एक सॉल्यूशन ये है। जब एक सॉल्यूशन आ गया तो दूसरा लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जो है ना उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्विंग अ फर्स्ट ऑर्डर ODE।
अब ये देखो, आप कहोगे कि हम तो सेकंड ऑर्डर ओडीईज जो है ना वो पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर को क्यों सॉल्व करेंगे? क्यों? मेथड का नाम है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर को रिड्यूस करके हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? फर्स्ट ऑर्डर के अंदर, और उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आसान होता है, वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसकी जो जनरलाइजेशन है उसको हम बाद में देखेंगे, उससे पहले एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। जब ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना तो जनरलाइजेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो वो क्या कहता है एग्जाम्पल 7 के अंदर? फाइंड अ बेसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द ओडीई दिस, यानी इस ओडीई के दो सॉल्यूशन जो है ना वो देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन से हैं, और फिर उसके बाद इसका जनरल सॉल्यूशन बनाओ। ये है इसका मीनिंग बेसिस का। अब ये जो हमें ओडीई गिवन है, इसके अंदर हम जो है ना ये एज्यूम कर लेते हैं कि y जो सॉल्यूशन है इस ओडीई का, y इज इक्वल टू x, ये सॉल्यूशन आ जाता है, या y1 कह लो, चलो कि दो सॉल्यूशन आ रहे हैं ना, हम कह लेते हैं कि y1 इज इक्वल टू x, ये एक सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर y1 x हो गया, तो y1 प्राइम क्या होगा? 0, और y2 y डबल प्राइम क्या होगा? वो भी 0 होगा हमारे पास। ठीक है, तो उन वैल्यूज को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी? राइट हैंड साइड के। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये हमारा एक सॉल्यूशन है। इंस्पेक्शन से, देखने से पता चल रहा है हमें। दूसरा किस तरह फाइंड करेंगे? हम ये एज्यूम करते हैं कि y इज इक्वल टू ux, ये बिल्कुल उसी तरह जो हमने सेक्शन 1.5 के अंदर नहीं पढ़ा था, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, बिल्कुल उसी तरह y इज इक्वल टू ux। अब इसका डेरिवेटिव लो, तो y प्राइम इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे, प्लस फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव 1, वो u इंटू 1u बन जाएगा। इसका सेकंड डेरिवेटिव लो, y डबल प्राइम इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन वैसे का वैसे, प्लस फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव 1 इंटू u प्राइम, प्लस इसका डेरिवेटिव u प्राइम। इसको सिंप्लीफाई करो, y डबल प्राइम इज इक्वल टू u डबल प्राइम x प्लस u प्राइम एंड u प्राइम 2u प्राइम। अब हम क्या करते हैं कि y प्राइम और y डबल प्राइम की वैल्यूज कहाँ पुट कर देते हैं? जो हमारी ओरिजिनल ओडीई है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर y की वैल्यू ux और y प्राइम की वैल्यू जो कि u प्राइम x प्लस u यहाँ पे पुट कर देंगे, और y डबल प्राइम की जगह क्या पुट कर देंगे? u डबल प्राइम x प्लस 2u प्राइम। तो ये देखो x स्क्वायर माइनस x, ये कौन सी टर्म है? ये वाली। y डबल प्राइम की जगह क्या आ जाएगा? u डबल प्राइम x प्लस 2u प्राइम, ये रहा, माइनस x, ये कहाँ है? ये दिया हुआ। y प्राइम की जगह क्या आ जाएगा? u प्राइम x प्लस u, तो ये देखो u प्राइम x प्लस u, प्लस y क्या है? ux इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं, ये जो लास्ट इक्वेशन आई है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और u डबल प्राइम x, हम कर क्या रहे हैं? ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना, इसको इस टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दो और इस टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो पहली टर्म से मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और दूसरी टर्म से भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद ये जो x है इसको भी पहली टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे से भी कर दो, ये क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगी? ux। तो ये देखो u प्राइम एक्स स्क्वायर माइनस ux। उसके बाद लास्ट हमारी क्या है टर्म? ux, वो ये आ गई, इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस ux और प्लस ux कैंसिल हो गए हमारे पास, तो क्या बच जाएगा? पहली टर्म ये आ गई, दूसरी टर्म ये आ गई, और इसके अंदर से हमने क्या किया? ये जो ये वाली टर्म है ना, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये क्या बन जाएगा? x माइनस 1, तो ये x इंटू एक्स माइनस 1 2u प्राइम ये आ गया, माइनस
u प्राइम एक्स स्क्वायर ये आ गया और ये कैंसिल हो गए इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो। इस पूरी इक्वेशन को x से जब डिवाइड करेंगे, जब पहली टर्म x से डिवाइड होगी तो ये x कैंसिल हो जाएगा, जब ये दूसरी टर्म x से डिवाइड होगी तो ये x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 बच जाएगा। और जब इस टर्म को x से डिवाइड करेंगे तो ये 2 पावर क्या रह जाएगी 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या बन गया कि ये पहली टर्म एज इट इज आ गई, ये जो 2u प्राइम है इसको x से भी मल्टीप्लाई कर दो और -1 से भी मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो x से भी मल्टीप्लाई कर दिया और -1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस u प्राइम x ये आ गया इज इक्वल टू 0। पहली टर्म एज इट इज आ गई। उसके बाद ये प्लस 2u प्राइम एक्स माइनस u प्राइम एक्स क्या बन जाएगा प्लस u प्राइम एक्स, माइनस 2u प्राइम ये आ गया इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर से u प्राइम कॉमन ले लिया, अंदर क्या बन जाएगा x माइनस 2 और पहली टर्म वैसे की वैसे इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आने के बाद हम एक और काम करते हैं, हम क्या करेंगे ऑर्डर रिड्यूस करेंगे। अब हम क्या करेंगे ऑर्डर को रिड्यूस। ये देखो किस तरह कि ये जो u डबल प्राइम है, u डबल प्राइम इसको हम क्या कह देते हैं v प्राइम, तो u प्राइम क्या होगा v, या कन्वर्सली देख लो कि ये जो हमारा है u प्राइम को हम फर्ज कर लेते हैं कि ये v है, u प्राइम इज इक्वल टू v। तो देखो u प्राइम इज इक्वल टू v, तो दोनों साइड पर जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा u डबल प्राइम इज इक्वल टू v प्राइम। अब u प्राइम की वैल्यू v और u डबल प्राइम की वैल्यू v प्राइम, ये हम कहाँ पुट कर देते हैं, ये जो हमारी लास्ट इक्वेशन थी u डबल प्राइम की जगह v प्राइम आ जाएगा और u प्राइम की जगह v। तो ये देखो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब ये हमारी इक्वेशन थी सेकंड ऑर्डर और ये हमारी क्या बन गई फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर रिड्यूस हो गया। अब उसके बाद ये वाली जो टर्म है इसको हम इक्वेशन के दूसरे साइड पर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी माइनस, और v प्राइम क्या है dv बाई dx। उसके बाद v वाली टर्म सारी एक तरफ ले जाओ, x वाली सारी एक तरफ ले जाओ, तो dv और ये v इस तरफ आएगा तो dv के नीचे आ जाएगा, और ये जो माइनस इंटू एक्स माइनस 2 है इसके नीचे क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये जो dx है ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या बन गया हमारे पास dv ओवर v इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स और माइनस इंटू माइनस प्लस 2, तो ये माइनस एक्स प्लस 2, और ये जो नीचे वाली टर्म है इसमें से x कॉमन ले लेते हैं एक, तो अंदर क्या बन जाएगा x माइनस 1, तो x कॉमन ले लिया अंदर बन गया x माइनस 1। ये जो ऊपर वाली टर्म है माइनस एक्स प्लस 2, ये देखो माइनस एक्स प्लस 2, हम क्या करते हैं एक x माइनस भी कर देते हैं और ऐड भी कर देते हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, दोबारा क्या बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 2। हमने माइनस और प्लस क्यों किया है पार्शियल फ्रैक्शन से जो ना बचने के लिए कि हम जो ना आसानी से सॉल्व कर सकें इसको। अब ये देखो कि ये वाला जो x है ये जो ये वाला है थर्ड टर्म x, इसको हम सबसे पहले लिख देते हैं, ये आ गई। उसके बाद माइनस एक्स एंड माइनस एक्स क्या बन जाएगा माइनस 2x, और ये 2 ये आ गया। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके अंदर से ये जो x है ये आ गया, और माइनस 2x प्लस 2 इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लो, ये माइनस 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बन जाएगा x माइनस 1। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा LCM है इसको सेपरेट कर देते हैं, x के साथ अलग कर देते हैं और 2 इंटू एक्स माइनस 1 के साथ अलग कर देते हैं। देखो x के साथ अलग कर दिया LCM और 2 इंटू एक्स माइनस 1 के साथ अलग कर दिया। यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 2 ओवर x। अब क्या करो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करेंगे ये dv ओवर v का इंटीग्रल, dx ओवर x माइनस 1 का इंटीग्रल, 2dx ओवर x का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल log v, इसका इंटीग्रल log x माइनस 1, इसका इंटीग्रल log x।
तो ये देखो log b इज इक्वल टू log x माइनस 1 माइनस 2 log x। log के रूल्स अप्लाई करना शुरू कर दो, 2 इसकी पावर बन जाएगा, ये आ गया। उसके बाद log a माइनस log b इज इक्वल टू log a ओवर b, ये बन गया। अब क्या करो, दोनों तरफ इनवर्स फंक्शन यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई कर दो, ये v बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब क्या करो कि इस x स्क्वायर को जो LCM है इसको अलग अलग कर दो, x के साथ अलग और माइनस 1 के साथ अलग, x के साथ अलग हो गया और माइनस 1 के साथ अलग। जब x के साथ अलग करेंगे x ओवर एक्स स्क्वायर, तो x जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर x बन जाएगा, माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब v इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये आया है हमारे पास। लेकिन ये जो हमारा v था, v इसको हमने क्या कहा था, ये हमने कहा था u प्राइम इज इक्वल टू v। ये देखो u प्राइम इज इक्वल टू v, तो v की जगह क्या लिखा जा सकता है, u प्राइम। तो v की जगह क्या लिखा जा सकता है, u प्राइम इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। 1 ओवर x ये आ गया, माइनस ये आ गया, और x टू द पावर माइनस 2 बन जाएगा। ये जब ये ऊपर जाएगा तो x टू द पावर माइनस 2 बन जाएगा। u प्राइम क्या है, du बाई डी एक्स, 1 ओवर x ये आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 2 ये आ गया। अब dx को दूसरी साइड पर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, du इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2 dx। अब इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रल आ जाएगा, पहली टर्म का इंटीग्रल आ जाएगा और दूसरी टर्म का इंटीग्रल आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे इसका u बन जाएगा, ये log x बन जाएगा, ये माइनस 1 ओवर सॉरी प्लस 1 ओवर x बन जाएगा ये। अब ये देखो कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो क्या थी, y डबल प्राइम y प्राइम y इस फॉर्म के अंदर थी, ठीक है ना। जब इस फॉर्म में थी y के अंदर, तो किसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है, तो जो सोल्यूशन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ये आना चाहिए असल में। लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, u इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो हम स्टार्ट कहां से हुए थे, y इज इक्वल टू ux, y इज इक्वल टू ux। अब u किसके इक्वल है, ये रहा, तो u की वैल्यू पुट कर दो, log x प्लस 1 ओवर x, और ये वाला x ये आ गया, इस x को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो x log x प्लस 1, ये क्या आ गया, y। ये देखो ये हमारा क्या आया है, ये हमारी ODE का दूसरा सोल्यूशन आया है। क्या आया है, दूसरा सोल्यूशन। तो एक सोल्यूशन नोन था ऑलरेडी, ये देखो टॉपिक का नाम भी यही है, फाइंड अ सोल्यूशन इफ वन सोल्यूशन इज नोन। ये वाला नोन सोल्यूशन था। जब एक सोल्यूशन हमें नोन हो बाय इंस्पेक्शन या बाय सम अदर मेथड, तो दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का मेथड यूज करेंगे, जो कि हमने यूज करते हुए दूसरा सोल्यूशन भी निकाल लिया। अब क्या करो कि ये हमारा y1 था, ये हमारा क्या आ गया, y2। अब बेशक y1 ओवर y2 कर लो, बेशक y2 ओवर y1 कर लो, कांस्टेंट नंबर नहीं आने लगा, x log x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x कांस्टेंट नंबर नहीं आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं। और जब लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2, तो हमारा ये जनरल सॉल्यूशन निकल आएगा। अब ये हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया, एग्जाम्पल के जरिए हमें ये पता चल गया कि अगर एक सोल्यूशन नोन हो तो दूसरे सोल्यूशन के लिए रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का मेथड यूज करते हुए हम सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। इसको जनरलाइज करते हैं। अब जनरल इन एग्जाम्पल 7, ये जो अभी हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया, वी अप्लाइड रिडक्शन ऑफ ऑर्डर टू अ होमोजीनियस लीनियर ODE, ये वाली। अब होमोजीनियस लीनियर, ये पिछले लेक्चर में बताया था कि होमोजीनियस की क्या निशानी होती है, लीनियर की क्या होती है, तो ये होमोजीनियस लीनियर ODE है। नोट दैट वी नाउ टेक द ODE इन स्टैंडर्ड फॉर्म विद y डबल प्राइम। ये देखो हमारे पास कांस्टेंट क्या है, 1 है, कोई फंक्शन नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है। तो ये हमारे जो है ना ज़रूरी है कि ये जो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का मेथड अगर अप्लाई करना है तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हो। वी एज्यूम अ सॉल्यूशन y1 ऑफ 2। ये जो हमारी ODE है ये हमारी ODE 2 है। असल में जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया था हमने।
तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि y1 जो है ना वो इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वी वांट टू फाइंड अ बेसिस, यानी कि दूसरा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं। फॉर दिस वी नीड अ सेकंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन y2 ऑफ 2 ऑन i टू गेट y2, बिल्कुल पहले वाले की तरह y2 इज इक्वल टू u y1 जो हमने एग्जांपल के अंदर किया था। एग्जांपल तुमने तो हमने ये लिया था ना कि y1 इज इक्वल टू x इज वन सॉल्यूशन, तो हमने क्या कहा था y2 इज इक्वल टू u x, और x क्या था y1। तो जनरली अगर हम कहेंगे तो क्या होगा y2 इज इक्वल टू u टाइम्स y1। अब क्या करो, दोनों तरफ फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो, y2 इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड वैसे का वैसे प्लस फर्स्ट वैसे का वैसे सेकंड का डेरिवेटिव। अब क्या करो, इस इक्वेशन को दोबारा डेरिवेटिव ले लो, तो y2 डबल प्राइम इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड वैसे का वैसे प्लस फर्स्ट वैसे का वैसे सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस ये वाला इधर आ गया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड वैसे का वैसे प्लस फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे और सेकंड का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे u प्राइम y1 प्राइम प्लस u प्राइम y1 प्राइम ये बन जाएगा 2u प्राइम y1 प्राइम, ये वाली टर्म ये आ गई और ये जो फर्स्ट टर्म है ये आ गई हमारे पास। अब ये y2 इसकी वैल्यू, y2 प्राइम की वैल्यू और y2 डबल प्राइम की वैल्यू पुट कर दो इस ODE के अंदर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा u डबल प्राइम y1 प्लस 2u प्राइम y1 प्राइम प्लस u y1 डबल प्राइम प्लस p, ये रहा p, y प्राइम की जगह y प्राइम की वैल्यू ये आ गई, प्लस ये q कहाँ से आया, ये रहा, y की जगह u y1, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। अब ये पूरी की टर्म एज इट इज आ गई हमारे पास, यानी कि y2 डबल प्राइम, p को पहले टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दो दूसरे से भी कर दो तो ये आ गई पहली टर्म, ये दूसरे टर्म, q को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दो तो q y1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं कि u डबल प्राइम वाली टर्म्स अलग कर लो, u प्राइम वाली अलग कर लो और u वाली अलग कर लो, तो u डबल प्राइम वाली सिर्फ एक ही टर्म है ये वाली खाली, तो ये u डबल प्राइम y1 आ गया। उसके बाद 2u प्राइम y1 ये आ गया, pu प्राइम y1 ये आ गया। उसके बाद u वाली टर्म्स, पहली टर्म u वाली u y1 डबल प्राइम ये आ गया, दूसरी u वाली टर्म pu y1 प्राइम ये आ गया, तीसरी टर्म y वाली q u y1 ये आ गई, इज इक्वल टू 0। अब u डबल प्राइम y1 एज इट इज आ जाएगा, इसमें से u प्राइम कॉमन ले लो, इन तीन में से u कॉमन ले लो, तो ये देखो पहले टर्म वैसे की वैसे आ गई, दो में से y u प्राइम कॉमन ले लो और बाकी की जो टर्म्स है इसमें से u कॉमन ले लो। अब देखो कि हमने ये एज्यूम किया था कि y1 जो है वो क्या है, वो नॉन सॉल्यूशन है, y1 क्या है नॉन सॉल्यूशन, जो हमें ऑलरेडी पता है बाय इंस्पेक्शन और सम अदर मेथड। तो अगर हम y1 हम कहते हैं कि सॉल्यूशन है, तो जब y1 सॉल्यूशन होगा तो y1 डबल प्राइम प्लस p y1 प्राइम प्लस q y1 इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो ये देखो ये हमारे पास 0 है, तो ये देखो कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0, तो u इंटू 0 क्या बन जाएगा 0, तो हमारे पास क्या रह जाएगी बची हुई ODE u डबल प्राइम y1 प्लस u प्राइम इंटू 2 y1 प्राइम प्लस p y1, और ये क्या है ये 0 था हमारा, तो सिर्फ ये वाला पार्ट बच जाएगा पहली दो टर्म्स, ठीक है। अब ये देखो कि ये दो टर्म्स इज इक्वल टू 0, हमारे पास आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे y1 से, जब पहली टर्म y1 से डिवाइड होगी तो y1 और जो y1 होगा ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास u डबल प्राइम बच जाएगा, ये आ गया, प्लस u प्राइम ये आ गया, ये जब हम y1 से डिवाइड करेंगे तो 2y1 प्राइम प्लस p y1 डिवाइडेड बाई y1 ये आ गया, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं
कि जो u प्राइम है, u प्राइम ये क्या है, कैपिटल U। जो एग्जांपल के अंदर हमने किया था वो क्या किया था, हमने कहा था u प्राइम इज इक्वल टू v, यहाँ पे v के बजाय क्या क्या कह रहे हैं हम, u प्राइम इज इक्वल टू कैपिटल U। अगर आप चाहो तो आप स्मॉल v भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सोल्यूशन बस यही है कि v के साथ सॉल्व करना शुरू कर देना। बुक के अंदर चूंकि u के साथ दिया हुआ है तो मैंने भी कर दिया, तो क्योंकि आपने बुक में से पढ़ना है तो वो ये दिया हुआ है, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। u प्राइम इज इक्वल टू कैपिटल U, तो u डबल प्राइम कैपिटल U प्राइम बन जाएगा। अब ये वाली इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इस ODE के ये इसके अंदर पुट कर देंगे ODE के अंदर, तो हमारे पास u प्राइम प्लस 2y1 प्राइम ओवर y1 प्लस p इंटू u इज इक्वल टू 0। ये किस तरह बनी ये वाली टर्म, ये इस तरह बनी कि 2y1 प्राइम ओवर y1, 2y1 प्राइम ओवर y1, और ये जो py1 ओवर y1 है, इसमें से y1 कैंसिल हो जाएंगे, खाली क्या बच जाएगा, p, वो p आ गया, और u प्राइम की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल U इज इक्वल टू 0। अब ये पूरी की पूरी टर्म उठा के इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाओ तो u प्राइम इज इक्वल टू माइनस 2y1 प्राइम ओवर y1 प्लस p इंटू u। अब ये देखो कि हमारे पास ODE कौन सी थी, सेकेंड ऑर्डर, हमने ऑर्डर को रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर। अब ये u प्राइम जो है ये क्या होगा, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2y1 प्राइम ओवर y1 प्लस p इंटू यू, एज इट इज आ जाएगी, ये पूरी टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट, u वाली सारी टर्म्स एक साइड पर और x y वाली दूसरी साइड पर, तो ये u इसके नीचे आ जाएगा, dx इस साइड पर आ जाएगा। अब क्या कि दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, जब इंटीग्रेट करेंगे 1 ओवर u का इंटीग्रल log u, और जो ये वाला है हमारे पास इसके अंदर देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है, तो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स log y1, तो देखो 2 टाइम्स log y1, और ये वाला जो p dx है इसका इंटीग्रल क्या बनेगा, px। तो ये देखो ये इंटीग्रल हमने px लिया नहीं बल्कि इसको एज इट इज रहने दिया हमने, ठीक है। अब जो दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ हम इनवर्स फंक्शन log का जो है ना वो अप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा u, और ये हमारे पास बन जाएगा ये 2 जो है पहले तो इधर जाके इसकी पावर बन जाएगा इसकी, तो जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे तो वो बन जाएगा 1 ओवर y1 स्क्वायर e टू द पावर माइनस इंटीग्रल p dx। ये ऑलरेडी हम कई दफ़ा कराए हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब 2 हो तो दोनों को अलग अलग लिखा जा सकता है। उसके बाद अब ये कैपिटल U जो है ये क्या था, u प्राइम, और u प्राइम क्या है, du बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल U, तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल U। तो इस कैपिटल U की जगह क्या लिखा जा सकता है, du बाई डी एक्स। तो फिर अगर हम वेरिएबल जो है ना यहाँ पे सेपरेट करें तो dx जो है ना दूसरी साइड पे चला जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रल ले ले तो स्मॉल u इज इक्वल टू इंटीग्रल u dx। अब ये मैंने सिर्फ ऐसे ही शो करवाया कि ये जो है ना असल में डेरिवेटिव है x का। अब y2 क्या है, u y1, या इसको क्या लिख सकते हैं, y1 u लिख दो, y1 पहले लिख दो, u बाद में लिख दो। अब ये जो u है हमारा u, ये क्या है, इंटीग्रल ऑफ कैपिटल U dx, y1 ये आ गया, u की जगह क्या आ जाएगा, इंटीग्रल कैपिटल U dx। नेक्स्ट y2 इज इक्वल टू y1 इंटीग्रल U dx, और u जो है ये क्या है, ये हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, देखो ये, तो ये u ये वाली वैल्यू है, यानी इस u की जगह क्या आ जाएगा, ये सारे का सारा। अब ये देखो कि u जो है ये क्या है, ये हमारा आएगा फंक्शन ऑफ x, क्योंकि p dx को जब सॉल्व करोगे ना तो ये हमारे पास फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि y2 इज इक्वल टू y1 इंटू फंक्शन ऑफ x, ये फंक्शन ऑफ x है।
तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे, ये चूंकि फंक्शन ऑफ x है, तो डिवीजन के बाद ये y1 ओवर y2 या y2 ओवर y1 कांस्टेंट नहीं बनेगा, बल्कि एक फंक्शन ऑफ x होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि y1 और y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि y1 और y2 फॉर्म अ बेसिस ऑफ सॉल्यूशंस। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू c1 y1 एंड c2 y2, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। थैंक यू। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें से तो वो पूछो। 5 मिनट है अभी हमारे पास। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी।